एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आज हमारे साथ सादिक हनीफ भाई हैं। ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड ACA और UK में रहे काफ़ी अर्सा और वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड एक्सपीरियंस विद वेरी बिग कंपनीज. He has been working since quite a few years in the UK and EU based accountancy, taxation, VAT, जो सारे हमारे सबसे लीगल कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं. आप लोगों को पता है कि आजकल का सबसे कॉमन और हॉट टॉपिक यही है, ये जो सारे हमारे वक्त के मामला हैं ना, ID वेरिफिकेशन प्रोसेस में मसले और एड्रेस के मसले और लीगलिटी इश्यूज, VAT कब फाइल करें कब ना फाइल करें, सारे जो ये लीगल इश्यूज होते हैं हमारे स्पेसिफिकली फॉर UK एंड यूरोपियन मार्केट्स ऑब्वियसली. तो इनका बड़ा ज़बरदस्त डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है और ही इज़ ऑल्सो बीन नोन बाय फ्यू ऑफ आवर स्टूडेंट्स एज वेल. कुछ स्टूडेंट जानते हैं सादिक भाई को. सो इनको मैंने आज इनवाइट किया था स्पेशली इस मकसद के लिए क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं अकाउंट ओपनिंग में और VAT के अंदर, फाइलिंग के अंदर. प्रूफ ऑफ एड्रेस के सबसे ज़्यादा कंसर्न्स हैं, बिजनेस प्रूफ ऑफ एड्रेस के अलग मसाइल आ रहे हैं, डायरेक्टर एड्रेस की वेरिफिकेशन के अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो ये एक बड़ा ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तमाम लोगों के लिए. सो मैंने सादिक भाई को आज इनवाइट किया इस पर्पज़ के लिए. सो लेट्स वेलकम हिम एंड इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस क्वेरीज हों रिलेटेड टू दिस एरिया, दिस सब्जेक्ट एरिया एक्चुअली, तो आप लोगों को वो ज़रूर रिजॉल्व होंगे. तो सादिक भाई, ओवर टू यू. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Nice to be here. I think objective जो है आज के सेशन का वही है just to tell you guys about के UK कंपनीज जो है उसके साथ जो compliance के issues होते हैं, taxation के issues होते हैं. तो मेरा जो core domain है वो accounting है. तो मैं उस पर ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ. मैंने IT क्रिएशन का भी काम मैं कर रहा हूँ 1-2 साल से, तो आई डू ट्राई टू हेल्प आउट इन दैट एज वेल. कुछ सवाल, आपको जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मतलब इवन यू कैन इंटरप्ट इन द सेशन, दैट्स फाइन. अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे नहीं आती होगी, आई ट्राई टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन टू यू इनडायरेक्टली लेटर ऑन. सही. I think without further ado, I'll start. तो just for beginner, right? कि कंपनी फॉर्मेशन इन द UK, पहला सवाल होता है कि यार LTD है LLC है. आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको बता दूँ. LLC इज इन द US एंड LTD इज व्हाट अ UK कंपनी इज कॉल्ड. सही. इट्स कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड कंपनी. सही. व्हाट्स नीडेड टू फॉर्म अ कंपनी? आपके पास एक शेयर होल्डर होना चाहिए एंड और डायरेक्टर होना चाहिए. शेयर होल्डर क्या होता है? जो कि एक कंपनी का ओनर होता है. सही है. वो ओन करता है कंपनी को. फिर होता है डायरेक्टर. डायरेक्टर क्या होता है? वो मैनेज करता है कंपनी को. द वन हु मैनेजेस द कंपनी इज द डायरेक्टर. द वन हु ओन्स द कंपनी इज अ शेयर होल्डर. मल्टीपल पीपल कैन बी डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी एंड मल्टीपल पीपल कैन बी शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी. शेयर होल्डिंग जितनी देनी आप दे सकते हैं, 1%, आधा परसेंट, 100%. सही. बोथ एक बंदा दोनों भी हो सकता है. दैट यू प्रॉब्ली ऑल नो दैट एज वेल. सही. सबसे पहली चीज़ है obviously you need a name of the company. क्या नाम जो आप रखेंगे, what do you start off with, right? Business address, director's address. तो ये दो चीज़ें हैं. देखिए बिजनेस का एड्रेस क्या होता है? जहाँ पे वो बिजनेस रजिस्टर्ड होता है. डायरेक्टर का एड्रेस क्या होता है? जो एक रेजिडेंशियल एड्रेस होता है जिस पे डायरेक्टर रहता है. लोग यहाँ पे कुछ कंफ्यूज नहीं करते कि जब कुछ वर्चुअल एड्रेस खासतौर पर लोग खरीदते हैं तो उसको बता देते हैं कि मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस है. दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस. चल जाता है काफ़ी बार, लेकिन दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस बिकॉज डायरेक्टर एड्रेस वो होता है जहाँ पर डायरेक्टर की रिहाइश हो. बिजनेस एड्रेस जो आप नॉर्मली बाय करते हैं इससे वगैरह. सादिक भाई, थोड़ी एक चीज़ ये कि थोड़ा वर्चुअल एड्रेस पे भी थोड़ा गाइड कर दिएगा कि वर्चुअल एड्रेस अभी भी कुछ लोग समझते हैं कि यूज़ करना चाहिए या उसकी क्या प्रॉब्लम एंड कॉन्स हैं. आई थिंक वर्चुअल एड्रेस के देखें जो प्रॉब्लम होता है ना, वो आता है कि जब आपका एड्रेस, क्योंकि अगर दो इस कंपनीज या दो अमेजोन अकाउंट सेम एड्रेस यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें ये नहीं नेसेसरली मसला होता. लेकिन अगर कोई एक अमेजोन अकाउंट का कोई इशू होता है ना, तो वो होता ये है कि एल्गोरिदम जो है ना अमेजोन का, वो डिटेक्ट कर रहा होता है कॉमन चीज़ें दो कंपनीज के बीच में, दो अमेजोन अकाउंट्स के बीच में. तो उसमें ये नहीं है कि आप खोलेंगे तो दो कंपनीज फौरन बंद हो जाएगा. लेकिन अगर इट्स अ बिग रिस्क, क्योंकि अगर दूसरा बंदा जो है जिसका अकाउंट उस एड्रेस पर खुला हुआ है वहाँ पे अगर मसला होगा तो देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपके अकाउंट पे भी मसला हो जाए. तो दैट्स वाई वी रिकमेंड कि यूनिक एड्रेस लेना चाहिए जो भी हो. तो उससे ये होता है कि आप थोड़े सिक्योर हो जाते हैं, एल्गोरिदम से बच जाते हैं अमेजोन के. इसके अलावा तो बेस्ट प्रैक्टिसेस टू यूज यूनिक एड्रेस. दूसरा ये है कि इन टर्म्स ऑफ एड्रेसेस अनदर इशू दैट कैन कम अप इज कि अगर आप होलसेल में काम कर रहे हैं तो होलसेल में बेस्ट टू यूज अ कमर्शियल एड्रेस.
क्योंकि होलसेलर्स को जब आप कॉन्टैक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को या ब्रांड्स को, तो दे डू सम सर्चेज ऑन योर एड्रेस। पीएल में तो मसला नहीं, पीएल में तो आपकी खुद की कंपनी, आप खुद मैन्युफैक्चर करा रहे हैं, तो आप लोग को वो इशू नहीं होता। लेकिन होलसेल के लिए इट्स रिकमेंडेड टू हैव अ कमर्शियल एड्रेस, क्योंकि जब वो आपको गूगल करेगा कि इसका एड्रेस कहाँ पे, तो अगर वो कोई ऑफिस एड्रेस देखेगा तो आपकी प्रोफाइल बेहतर बनेगी। कभी कभी वो अगर वो होम एड्रेस देखेगा या कोई वर्चुअल एड्रेस देखेगा तो बोलेगा यार ये तो वर्चुअल एड्रेस है, तो होम एड्रेस है, हाउ आर यू ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट, तो उसमें आपको रिजेक्शन आ सकती है। यू नो इट्स नॉट गुड फॉर बिजनेस। अच्छा, I would recommend all of you ask as many questions as you can at the end, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं और हो सकते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा मसला एक सवाल होता है कि यार ये एड्रेस और कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, ये कितने लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रेंटल एड्रेसेस भी होते हैं इस तरह के मामला में, और ओरिजिनली किसी का एड्रेस है वो रेंट पे रहता है, वो छोड़ के चला जाएगा, अगला कोई आ जाएगा आईडी बना ले, तो इस तरह के भी कुछ मसले हैं, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से इसमें काम कर रहे हैं। सो आप सादिक भाई से ये क्वेश्चन सारे इस तरह के कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, so I form my company. सबसे पहले obviously you start off with forming a company, right? Whatever you're doing, चाहे wholesale कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, right? What's next? Obviously the steps that you take to opening a Amazon Seller Central account is पहले आप बैंक अकाउंट खोलेंगे उस कंपनी का, फिर PayPal खोलेंगे if that's required. Normally wholesale business में it's not required. PayPal यूज़ होता है primarily लोग जो giveaways वगैरह करते हैं या कोई और तरीके से मार्केटिंग वगैरह करवा रहे होते हैं, तो उसमें पेपाल यूज़ होता है। होलसेल में नॉर्मली इट्स नॉट यूज बिकॉज द पेमेंट दैट यू मेकिंग टू द सप्लायर्स इज डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक अकाउंट और यूजिंग अ डेबिट कार्ड, या फिर द पेमेंट दैट यू रिसीविंग फ्रॉम अमेजॉन कम्स डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट दो तरह के होते हैं, वर्चुअल होता है, सॉरी वर्चुअल क्या, फिनटेक होता है, ऑनलाइन होता है, यानी कि उसका कोई फिजिकल वो नहीं होती, प्रेजेंस नहीं होती। जैसे यहाँ पे हमारे जो भी बैंक्स हैं ना, वो सारे के सारे हाई स्ट्रीट कहलाएंगे, फिजिकल बैंक्स कहलाएंगे, क्योंकि उनका एक ऑफिस है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरे यूके यूएस में EU में उस वो भी बैंक्स होते हैं जिनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, वो सिर्फ ऑनलाइन ही आपको अकोमोडेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली यूके में जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेट अप बैंक अकाउंट विच इज़ फिजिकल, बिकॉज वहाँ पे एक बंदा रहायशी होना चाहिए जो डायरेक्टर होगा उस कंपनी का, और ऑब्वियसली अगर आप उसको डायरेक्टर बना रहे हो तो आप उसको अपनी कंपनी पे पावर दे रहे हो, तो नॉर्मली वो लोग नहीं कर पाते। तो बेस्ट यही होता है कि यू ओपन अ वाइस अकाउंट विच इज़ एन ऑनलाइन अकाउंट, जो कि यूके में भी चलता है, यूएस में भी चलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है। तो बैंक अकाउंट दो तरह के, सो ऑब्वियसली दैट्स योर जर्नी टू क्रिएटिंग Amazon Seller Central account. अदर इंपॉर्टेंट बिट्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, कंपनी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं जब आप कंपनी फॉर्म कराते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, शेयर होल्डर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि कितना शेयर होल्डिंग है आपकी। अब इसमें यह है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको इजीली कंपनीज हाउस की वेबसाइट से मिल जाते हैं, चाहे कोई बना रहा है आपके लिए, चाहे आपने खुद बनाई है कंपनी। होता ये है कि ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है, कंपनीज हाउस की वेबसाइट है, वो आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, उसमें आप जाके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं कंपनी के वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि कोई भी कर सकते हैं, सही, इट्स पब्लिकली अवेलेबल। आप जब कंपनी खोलते हैं तो दूसरी चीज़ आपको मिलती है यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू if you want to register for corporation tax, and I will come to that as well, कि corporation tax क्या है। So that's one thing that you should be aware of when you're setting up a company। आपके पास documents होने चाहिए जो कि publicly available हैं, unique tax reference होना चाहिए, that helps you register for corporation tax। Third thing is EORI, that's not something that you'll get with the company formation. This is important only for people who are importing goods into the country, into UK, सही। दिस इज़ द नंबर दैट यू नीड अगर आप डायरेक्टली गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो। तो वो जब भी आप इंपोर्ट कर रहे होंगे, आपके जो शिपमेंट आ रही होगी उसमें आपसे पूछेंगे वो EORI नंबर है आपके पास या नहीं। ये आप किसी अकाउंटेंट के थ्रू बना सकते हैं या खुद ऑनलाइन बना सकते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं होते, बस ये आपको अप्लाई करना होता है, इसके लिए आपको रीजनिंग बतानी होती है, एक फॉर्म फिल करना होता है छोटा सा, विद इन अ डे और 2 ये आपको मिल जाता है, सही। EORI नंबर, वेब ऑथेंटिकेशन कोड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज any change that you want to make to a company, or if you want to do any sort of filing, you need web authentication code। तो companies जो हैं आप खोलते हैं तो primarily जो इदारा है जो कंपनी से डील करता है in the UK, that's called companies house, सही। तो आप companies house से डील कर रहे होते हैं, कंपनी खोलते हैं, वहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर होती है, जो भी चेंज होता है वो companies house को। तो companies house की वेबसाइट पे आप अगर अपनी चीज़ें जो भी चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल if you want to चेंज डायरेक्टर या शेयर होल्डर चेंज करना है या एड्रेस चेंज करना है, कोई फाइलिंग करनी है, तो उसके लिए आपको वेब ऑथेंटिकेशन कोड चाहिए। ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है जब आप कंपनी खोलते हैं। तो 2 तरह से कंपनी खोलती है,
अगर आप कंपनी डायरेक्टली कंपनीज हाउस की वेबसाइट से खोलेंगे तो ये वेब ऑथेंटिकेशन कोड जो है ये आपको लेटर में आपके बिजनेस एड्रेस पे आ जाएगा, सही है। अगर आप कंपनी खोलते हैं किसी एजेंट वेबसाइट के थ्रू, जैसे कि कंपनीज मेड सिंपल है, companiesmadesimple.com या फिर yourcompanyformation.com, उसमें ये होता है कि आपको ऑनलाइन उसी आपका जो डैशबोर्ड होता है उसमें मिल जाता है आपको। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एज वेल। ओके, सो आई फॉर्म माई कंपनी, व्हाट्स नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो अब हुआ ये कि आपने कंपनी खोल ली, अब आपको तकरीबन शुरू में आपको कुछ भी नहीं करना होता। दी ओनली थिंग दैट यू कैन डू और यू मे डू इज़ कि आप कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए रजिस्टर कराएं। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है? कंपनी जो भी प्रॉफिट बनाती है उस पर टैक्स देना है आपने, और उसके लिए आपको फाइलिंग करनी होती है HMRC के साथ। HMRC है वहाँ का FBR बेसिकली, सही। तो एक कंपनीज हाउस है और एक HMRC, सही। तो उसमें जब आप फाइलिंग करनी होती है तो आपको बोलते हैं आपने रजिस्टर करवाया या नहीं करवाया, और वो आप रजिस्टर तब करवाते हो जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो। तो आपकी कंपनी खुल गई, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हो, आप पैसा भी कमा रहे हो। जब आप पैसा कमाना शुरू करो यानी आपकी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शुरू होगी, सही है, उस वक्त जो है आप रजिस्टर कराते हो कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए। लेकिन ऑल्सो डू इसके जब साल खत्म हो जाए, जब पॉइंट आएगा फाइलिंग का, तब भी आप करवा सकते हो। तो एनीवे सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको वो है कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करना। ये एक स्टेटमेंट है जो आप कंपनीज हाउस को फाइल करते हो, सही है, जिसमें आप बेसिकली ये बता रहे होते हो कि मेरी कंपनी की जो डिटेल्स हैं, यानी डायरेक्टर, शेयर होल्डर, एड्रेस, पर्सन ऑफ सिग्निफिकेंट कंट्रोल, ये सब जो है चेंज नहीं हुआ या चेंज हो चुका है इस साल। तो ये बस आप कंफर्म कर रहे हो तो स्टेटमेंट के थ्रू। इसके चार्जेस भी होते हैं 13 पाउंड, और नॉर्मली लोग खुद कर रहे होते हैं या अकाउंटेंट से करा रहे होते हैं, सही है। तो दिस इज बेसिकली यू हैव टू डू इट एवरी ईयर। इस पर मैं थोड़ी और भी डिटेल देता हूँ आगे। अकाउंट्स फाइलिंग करनी होती है आपको, सही है, यानी आपके जो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह जो बनाएंगे, PNL वगैरह, वो फाइल करने होते हैं, वो भी कंपनीज हाउस से करने होते हैं। टैक्स रिटर्न फाइलिंग करनी होती है, जो कि उस पर आता हूँ मैं, और वैट रिटर्न फाइलिंग को। टैक्स रिटर्न से मुराद यहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स है, और वैट है, उस पर भी आएंगे हम, सही। अब जस्ट टू गिव सम डिटेल्स, तो कंफर्मेशन स्टेटमेंट जो है, इट्स फाइल्ड टू कंपनीज हाउस एज आई सेड बिफोर, एंड इट कैन बी फाइल्ड बाय योरसेल्फ और बाय एन अकाउंटेंट। इट्स फेयरली सिंपल। अगर आप नहीं करना है तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बोलते हैं अकाउंटेंट को आप भी कर दें, सही। दूसरा है अकाउंट्स, सही है। ये आपके जो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, आपके साल में कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई, इनकी समरी क्या है, ये भी आप कंपनीज हाउस पे फाइल करते हैं, सही है। और ये आपको फाइल करनी होती है साल के विदिन 9 मंथ्स आफ्टर ईयर, सही। कंफर्मेशन स्टेटमेंट आप फाइल करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने अगर 1 मार्च को कंपनी खोली है 2022 में, तो आपको फाइल करना है कंफर्मेशन स्टेटमेंट एंड ऑफ फेब तक नेक्स्ट ईयर, सही। तो जब आपका 12 महीने कंप्लीट हो गए, अगर आप कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल नहीं करेंगे आई थिंक 1 या 2 महीने तक, तो आपकी कंपनी बंद हो सकती है। तो क्या होगा, आपको लेटर आ जाएगा आपके एड्रेस पे, कोई गेजेट होता है, इसमें कहते हैं कि यार आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो रही है। स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है कि आपकी कंपनी बंद हो रही है, सही। तो ये ज़रूरी है कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करना। अकाउंट्स के साथ ये होता है कि अकाउंट्स अगर आप फाइल नहीं करते तो उसमें आपको स्ट्राइक ऑफ में कितना डिविजन होता है कि स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2 एंड स्ट्राइक 3 होती है, राइट? आई थिंक नहीं, वो बस आपको बोलते हैं स्ट्राइक 1 स्ट्राइक 2 नहीं होता इसमें, बेसिकली स्ट्राइक ऑफ कहते हैं कि कंपनी बंद कर दे। तो उसमें ये होता है कि बस आपको बता देंगे कि आपको लेटर आ जाएगा कि यार आपकी कंपनी जो है ना 2 महीने में, 1 महीने में स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी। इससे पहले आप जो है ना कोई अगर आपको रिवाइव करना है, यार आई थिंक 1 महीना देते हैं, 1 या 2 महीने देते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आपको लेटर में आ जाता है कि बोलेंगे तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा, सही है ना। अच्छा, अकाउंट्स आपको विदिन 9 मंथ्स फाइल करने हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने अगेन 1 मार्च का एग्जांपल लिया, आपने 1 मार्च में अपनी कंपनी खोली है, आपकी कंपनी को साल हो गया फरवरी के एंड ऑफ फरवरी 2023, तो आपको 9 महीने मिलेंगे उसके बाद अकाउंट्स फाइल करने के लिए, सही। तो गॉट फेयरली लॉन्ग टाइम। उसमें ये होता है कि अगर आप अकाउंट्स फाइल नहीं करते तो आपको पेनल्टी लगना शुरू होती है। जितना आप डिले करते हैं उतनी आपको पेनल्टी लगती है। आई थिंक इट स्टार्ट्स विद 150 पाउंड एंड इट कैन गो अप। अच्छा, नेक्स्ट इज टैक्स रिटर्न्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। इसमें ऑब्वियसली अकाउंट्स और टैक्स रिटर्न मैंने बताया, क्योंकि अकाउंटेंट से ही
इट्स रिकमेंडेड कि अकाउंटेंट के थ्रू ही किए जाएँ, वरना होता है हम लोग गलती करते हैं तो फिर बाद में अगर आप चूँकि यूर सेटिंग अप अ प्रॉपर बिजनेस, आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होगा उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होगा कि मुझे इसको फ्लिप करना है, तो जो भी बुक्स होंगी अगर वो सही बनी होंगी तो आपको आगे जाके मसले नहीं होंगे, अगर सही नहीं बनी होंगी तो फिर आगे जाके मसले होंगे। तो बेस्ट है कि आप एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट को इस काम के लिए यूज़ करें, दोनों के लिए, अकाउंट्स और टैक्स रिटर्न। एनीवे टैक्स रिटर्न्स जो हैं दे आर फाइल्ड टू HMRC, which is basically the equivalent of FBR in the UK, and in that you are summarizing the tax impact of all the financial transactions. सही है, तो again similar ही होता है accounts के, आप P&L बना रहे हो तो इसमें एक फिर कैलकुलेशन हो रही होती है कि यार कितना टैक्स देना है, ठीक है, इस प्रॉपर पर। अच्छा, and that's within 12 months after the year end. So basically अगर similar examples से चले, 1 March 2022 को कंपनी आपने रजिस्टर की है, 28 Feb 2023 में ईयर एंड होगा, तो उसके बाद एक साल मिलेगा, यानी 28 Feb 2024 तक आपको टाइम मिलेगा फाइल करने का। तो नॉर्मली होता है ये कंफर्मेशन स्टेटमेंट, अकाउंट्स होते हैं, टैक्स रिटर्न की फाइल, सही, एंड दैट यू ओनली फाइल इफ यू आर ट्रेडिंग। सही, अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे तो आपको रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्टे अवे विद इट। सही, ओके, नेक्स्ट लिमिटेड कंपनी की जो टैक्सेशन होती है, इसमें दो तरह की टैक्सेशन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेशन टैक्स, सही है, ये कंपलसरी है जैसे मैंने आपको बताया। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर आप टैक्स दोगे, तो यानी आपने कितना रेवेन्यू कमाया, आपकी सेल कितनी थी टोटल, उसके बाद हर सेल के पीछे आपका कॉस्ट क्या आया, आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जो भी रेंटल है, जो भी आपने दिया हुआ, सारे कॉस्ट के बाद जो प्रॉफिट बचता है ना, उस पर आप टैक्स देते हो। यानी इसमें जो है मैनिपुलेशन का ग्राउंड काफ़ी होता है, सही है, मतलब आप यू कैन ऐड डिफरेंट एक्सपेंसेस जो भी लीगल हो वो आप डाल के प्रॉफिट कम कर सकते हो, और जो प्रॉफिट बचेगा उस पर टैक्स होगा। इसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, चाहे आप 2 पाउंड कमाओ, चाहे आप मिलियन पाउंड कमाओ, आपको टैक्स देना है ये वाला, सही है, अनलेस यू आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग। अगर आप लॉस मेकिंग है तो नहीं होगा, सही। अगेन रिटर्न्स आर फाइल्ड एनुअली, एक साल में एक दफ़ा आप इसका रिटर्न फाइल करते हैं, और इसकी डेडलाइन मैंने आपको बता दी। वैट का ये ऑप्शनल है until you reach a particular threshold. तो फॉर एग्जांपल आपने कंपनी सेटअप की, अब आपकी कंपनी की सेल है 40,000 पाउंड, 50,000 पाउंड, 60-70,000 पाउंड, ज़रूरी नहीं है आप वैट के लिए रजिस्टर कराओ। रजिस्टर करा लोगे तो फाइल करना पड़ेगा, रजिस्टर नहीं कराओगे तो फाइल नहीं करना पड़ेगा, अनलेस आप जो है 85,000 पाउंड विद इन एनी 12 मंथ्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे 85,000 पाउंड हो जाएंगे, का रेवेन्यू हो जाएगा 85,000 पाउंड का। यानी सिंपली स्पीकिंग अगर आपका रेवेन्यू जो है 7,000 पाउंड हो जाता है महीने का, और 2-3 महीने तक 7,000 पाउंड जा रहा है ना, तो आपको पता है कि यार 84,000 हो जाएगा, 7,000 टाइम्स 12, तो यानी आप उस थ्रेशोल्ड पे पहुंच रहे हो, तो आपको जब आपको जैसे ही लगना शुरू हो जाए नहीं होने वाला है तो आप रजिस्टर करा लो, क्योंकि होता ही है कि वरना फिर अमेजोन भी आपको तंग करना शुरू कर देगा कि आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है। एक क्वेश्चन, कॉर्पोरेशन टैक्स परसेंटेज कितना होता है? यार, $100 आपने अर्न किया टोटल नेट 20% ठीक है, तो थ्रेशोल्ड नहीं है 7% 5 है वो वैट करना होगा। प्लीज पे स्ट्रेट और 20%। हाँ, ये प्रॉफिट्स पे है, पर ये 20% है कॉर्पोरेशन टैक्स, सही। तो वैट पे मैं कह रहा था कि बेस्ट प्रैक्टिस है 7,000 पाउंड आप अपने दिमाग में रखें, जैसे महीने की 7,000 सेल हो रही हो और आपको लगे कंसिस्टेंट हो रही है, यानी ऐसा नहीं कि दिसंबर में नॉर्मली सेल बढ़ती है तो 7,000 हो गई तो आपने सोचा नहीं मैं वैट रजिस्टर करा लेता हूँ, नहीं ऐसे नहीं। जनवरी में आपको पता है सेल गिरेगी तो डोंट वरी अबाउट दैट देन, लेकिन अगर आपको पता है कि यार अब मेरी बढ़ गई है तो फिर आप फॉरन वैट रजिस्टर करा लें ताकि आपको कोई पीनलाइज ना करे अमेज़न, सही। और इसके रिटर्न्स जो हैं वो 2 तरीके से फाइल होते हैं, या क्वार्टरली होते हैं या एनुअली होते हैं। तो जनरली यू वुड फाइंड अकाउंटेंट्स टू डू इट क्वार्टरली, क्योंकि एनुअली थोड़ा सा ज़्यादा मेसी होता है काम, सही। तो दैट्स वैट। अब वैट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, बेसिकली एनी सर्विस और गुड्स दैट यू बाय इन द यूके, सही, उस पर वैट लगता है। कुछ वैट एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन मोस्टली चीज़ें आप कुछ भी खरीदते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हैं या कोई भी चीज़ आप अमेजोन पे खरीदते हैं, उस पर वैट जो है ना एप्लीकेबल होता है, सही है। इनपुट वैट और आउटपुट वैट दो कॉन्सेप्ट से मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद में, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस इन द यूके एंड इफ यू आर गोइंग टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर वैट। अच्छा, एक बात मैं पॉइंट आउट करना भूल गया था कि वैट जो है वो काफ़ी लोग इसलिए भी रजिस्टर कराते हैं बिकॉज उनको जो है होलसेलर्स मांगते हैं उनसे कि आपकी वैट रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि उसका एक मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी बड़ी है, 85,000 से ज़्यादा करती होगी, तो लोग क्या करते हैं कंपनी खुलवाते ही वैट के लिए रजिस्टर करा देते हैं, सही है। तो अब इनपुट वैट क्या होता है?
आप एक बिजनेस है ABC लिमिटेड, सही है, अब वो जो भी खरीदारी कर रहा है विद इन द UK या कुछ इंपोर्ट भी कर रहा है, उस पर वो जो वैट पे करता है उसकी जो इनवॉइसेस में लिखा होता है कि अगर 10 पाउंड की चीज़ 12 पाउंड की चीज़ खरीदी तो आपने 10 पाउंड इसका नेट वैल्यू थी, 2 पाउंड इसका वैट था, वो इनपुट वैट। इसको पता करने का तरीका ये होता है बेसिकली कि आपको जो इनवॉइस मिलती है उसमें क्या होगा, उसमें वैट का अमाउंट लिखा होगा और वैट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा सामने वाले का, जैसे यहाँ पे सेल्स टैक्स के साथ होता है, सही है। तो वैट रजिस्ट्रेशन नंबर और अमाउंट, आप इंपोर्ट भी कराते हो कुछ तो जो भी चीज़ इंपोर्ट होती है उस पर भी आपको वैट देना पड़ता है अनलेस आप डिलीवर्ड ड्यूटी पेड करते हो, सही। तो दैट्स इनपुट वैट, सही है। आउटपुट वैट क्या होता है कि दिस इज द वैट यू चार्जिंग द कस्टमर, राइट। अब यूके में ये होता है कि आप जो भी प्राइस रखते हो, फॉर एग्जांपल अमेजोन पे, तो से आपने कोई 24 पाउंड रख दी प्राइस, सही। तो आप अगर वैट रजिस्टर्ड हो तो उस 24 पाउंड में से आपने वैट देना है, सही है। तो 24 पाउंड में से आप वैट कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपली डिवाइड बाय 6 कर दोगे। अगर आपका 20% है उस पर भी मैं आ जाऊँगा, डिटेल है आगे, सही। लेकिन आपने वो वैट का इसलिए आपको पता होना चाहिए बिकॉज अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, आपको पता है कि भाई सारे पैसे मेरे पास आने ही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि प्रॉफिट पे मेरा कम हो जाएगा उससे ना। तो दैट्स व्हाई आउटपुट वैट इज इम्पोर्टेंट। ये कोई 2 टाइप्स ऑफ वैट नहीं है, आउटपुट वैट, इनपुट वैट। दिस इज जस्ट टू हेल्प यू कैलकुलेट के वैट का इम्पैक्ट क्या होगा अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है, सही है ना। आपको जब कैलकुलेशन करोगे वैट की तो ये 2 काम आएंगे, कौन सा, ये दिस वुड मेक अप द टोटल वैट दैट यू हैव टू पे, सही, जो टैक्स आपने देना। अब यहाँ पे एग्जांपल है, if a business buys an item for 6 pounds which includes 20% VAT, 20% जनरल गोइंग रेट है ना वैट का, तो उसमें ये होगा कि आपने इनपुट वैट दिया होगा 1 पाउंड जनरली, सही। तो बेसिकली क्या फॉर्मूला है, जो भी है डिवाइड बाय 6 कर दो, जो भी टोटल ग्रॉस वैल्यू है, जो भी इंक्लूसिव वैट वैल्यू है उस पर डिवाइड बाय 6 कर दो, तो आपको पता चलेगा आपने 1 पाउंड वैट दिया है। बेस्ट ये है कि आप परचेस इनवॉइस पे देख लें, क्योंकि कुछ सप्लायर्स जो हैं वो वैट रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तो उसमें आप वैट क्लेम नहीं कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको, छोटा सप्लायर मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी वैट रजिस्टर्ड नहीं है, मैं आपको अकाउंटिंग की सर्विसेज देता हूँ, मैंने आपको 600 पाउंड चार्ज कर लिए, तो उसमें अगर मैंने वैट मेंशन नहीं किया ना, तो इसका मतलब है कि आपको कोई इनपुट वैट चार्ज नहीं है, तो आपको क्लेम नहीं कर सकते, सही, क्लियर। अच्छा, अब ये 6 पाउंड आपने खर्चा किया, उसमें वो वैट रजिस्टर्ड बनता था, आपने इनवॉइस पे भी देख लिया 1 पाउंड आपको वैट चार्ज हुआ है। नाउ द बिजनेस गोज ऑन टू सेल द आइटम फॉर 12 GBP, सही, आपने 6 पाउंड का आइटम खरीदा, 12 पाउंड का बेचा, देन इट विल पे 20% वैट, सही, अगर रेगुलर स्कीम पे रजिस्टर्ड है, which would be 2 pounds, say 12 divided by 6, 2 pounds आउटपुट है, 1 पाउंड इनपुट है। इसका मतलब ये है कि 2 पाउंड आपने देना है HMRC को और 1 पाउंड आपने रिकवर करना है, सही। इनपुट वैट बेसिकली वो होता है जो आप रिकवर कर सकते हो। यहाँ पे भी GST का कॉन्सेप्ट यही है कि आप जो दोगे टैक्स में वो आपने वापस लेना है, जो आप आगे कस्टमर को चार्ज करो वो आपने HMRC को देना है। तो 2 पाउंड देना है, 1 पाउंड लेना है, तो आपको नेट जो है आपको 1 पाउंड देना है, सही। दैट्स इम्पोर्टेंट अगेन फॉर प्रॉफिट। अच्छा, फ्लैट रेट जो होता है 7.5, उसके अंदर भी इनपुट वैट जो होता है वो क्लेमेबल होता है या नहीं, उस पे मैं आता हूँ, ये आ गया, सही। क्लियर, कोई क्वेश्चन? ओके, तो वैट स्कीम्स, जब आप वैट रजिस्टर कराने जाते हो तो 2 तरह की स्कीम्स होती हैं जिस पे आप कर सकते हो। रेगुलर स्कीम वो है जिस पे 20% वैट आपने चार्ज करना होता है अपने प्रोडक्ट्स पे, या फिर कभी कभी होता है कि कुछ कैटेगरीज होती हैं प्रोडक्ट्स की जिसमें आपको कम वैट चार्ज करना होता है। तो यू कैन आइदर लुक इट अप, जनरली पीपल व्हाट दे डू इज दे जस्ट गो विद द गोइंग रेट 20% और दे चार्ज दैट, सही है। इसमें रेगुलर स्कीम में आप रिकवर कर सकते हो इनपुट वैट, सही। और कैलकुलेशन जो है इसमें थोड़ी आपको करनी पड़ जाएगी, जब प्रॉफिट्स वगैरह कैलकुलेट करोगे, फीजिबिलिटी बना रहे होगे किसी प्रोडक्ट की, तो उसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट टू बी माइंडफुल कि यार इनपुट में कितना दे रहा हूँ, आउटपुट में कितना जो है मुझे पे करना होगा, नेट क्या इम्पैक्ट होगा, सही, प्रॉफिट इससे क्या बनेगा। क्योंकि होता ही है कभी कभी लोग नहीं करते, उनको बाद में पता चलता है वैट देना है, तो फिर उनको जो है ना प्रॉफिट्स उनके सारे मिस आउट हो जाते हैं, बल्कि वो लॉस में जाते हैं, सही। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप रेगुलर स्कीम पे हैं तो आपने कैलकुलेशन की हो, सही है, कि यार इसमें मेरा क्या प्रॉफिट होगा। फ्लैट रेट स्कीम क्या होती है जो आप पूछ रहे थे मुझसे, कि ये ऑप्शनल स्कीम है विच यू कैन गो फॉर। इसमें क्या होता है, इन्होंने सिंप्लीफाई किया हुआ है। ये वही बिजनेसेस अप्लाई कर सकते हैं जिनका जो टर्नओवर है साल का वो 1.5 लाख पाउंड तक का है, सही, यानी महीने का 12,500, सही। तो इसमें ये होगा सिंपली कि आप इनपुट रिकवर नहीं कर सकते, आपकी जो भी सेल है, यानी अगर आपने 10 पाउंड की सेल की है तो आप उसको 7.5% से मल्टीप्लाई कर दो तो वो उतना आपने देना,
तो इससे क्या हो जाता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन जो है ना वो ईजी हो जाती है, सही है, ताकि आपको ख्याल नहीं रखना पड़ता कि कौन सी इनवॉइस आ रही है, उसका कितना इनपुट होगा वगैरह वगैरह, कौन मुझे इनपुट वैट चार्ज कर रहा है। अच्छा, अमेजोन भी आपको जो इनवॉइसेस कर रहा होता है इस पर भी वैट होता है, सही। नॉर्मली ये होता है कि जब आप वैट के लिए बता देते हो अमेजोन को कि मैं वैट रजिस्टर्ड हूँ, तो वो आपको शायद वैट चार्ज करना छोड़ देता है। आइदर वे यू कैन क्लेम इट अगर आप रजिस्टर्ड हो। तो या दैट्स फ्लैट रेट स्कीम। वो क्लेम कर सकते हैं, इंपोर्ट नहीं कर सकते, इम्पोर्ट नहीं कर सकते, आउटपुट कर सकते हैं। हाँ, मतलब बल्कि आउटपुट तो होता ही नहीं पे करेंगे ना। है। सही है, सही सही है। तो इज इट अंडरस्टैंडेबल अभी तक? कोई क्वेश्चन नहीं? तो जब ये फ्लैट जब हमारे पास फ्लैट रेट का पे कर रहे होंगे तो रेगुलर खत्म हो जाएगा। आप दोनों में से एक स्कीम पे होगे, या आप फ्लैट पे होगे या आप रेगुलर पे होगे। अगर आप फ्लैट पे हो तो आपको सिंपल है कि भाई आपने अगर 10,000 पाउंड की सेल की है क्वार्टर में, तो आप क्या करोगे, 7.5% उसका कैलकुलेट करके, यानी आई थिंक 75 पाउंड बनेगा ये, वो आप जो है ना दे दोगे। अगर ये 750 पाउंड बनेगा वो आप जो है ना दे दोगे एज योर वैट, सही है, बाकी आपके पास रह जाएगा, सही है। सर ये सेल्स के अगेंस्ट है या फिर प्रॉफिट के अगेंस्ट है? जैसे ये अच्छा, वैट हमेशा सेल के अगेंस्ट होता है, वैट का प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है, खासतौर पे इन केसेस। इनपुट जो है वो रेगुलर स्कीम में क्लेम हो सकती है। इनपुट जितनी भी हम परचेजिंग करते हैं बिल्कुल। उस पे जो हम पे अप्लाई हुआ हुआ था वो हम क्लेम करके रिटर्न दे सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें ये तरीका है कि देखें आपका इस पे इम्प्लीकेशन क्या है कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं, अब आप 85,000 की सेल तक पहुंच रहे हैं, या आप होलसेल करते हैं, आपको लगता है कि यार मेरे सप्लायर्स हैं वो मुझसे मांगेंगे कि यार आप वैट रजिस्टर्ड हो, तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली पूछता हूँ कि भाई आपको वैट रजिस्टर कराना है तो कौन सी स्कीम करानी है। अब लोग मुझे पूछ रहे होते हैं कि यार आप मुझे बताओ कौन सी करानी चाहिए। वो तो मेरे लिए तो ईजी है कि आप फ्लैट रेट करा लोगे, मुझे कैलकुलेशन ईजी होगी ना। लेकिन बात ये है कि आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए ताकि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर सको ना, आपको किस में ज़्यादा फ़ायदा होगा, सही। तो आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि यार आप कैलकुलेट कर सको कि यार मेरे लिए ये बेहतर होगी या वो बेहतर। अच्छा सर, स्कीम चेंज कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। एक रियल लाइफ केस है, डीएस का अकाउंट है, मंथली सेल जो है 14,000 to 16,000 इस पर तो अप्लाई नहीं करेगी ना फ्लैट रेट स्कीम। मंथली। हाँ, तो मंथली यानी सालाना 1.5 लाख से ऊपर हो गया। हाँ, तो उसके ऊपर नहीं होगा अप्लाई। हाँ, आपको अगर अगर आप रजिस्टर किया होगा फ्लैट रेट पे, तो आपको फिर डी रजिस्टर करने की नोटिफिकेशन आ जाएगी। उन्होंने रजिस्टर किया है 20% पे, हाँ, तो सही है। और इशू ये हो रहा है कि वो कैलकुलेशन नहीं की, और अब जो है जब टैक्स फाइल करने की बारी आई है तो वो इतना ज़्यादा टैक्स बन गया है कि वो प्रॉफिट तो खा ही खा रहा है और जेब से भी जा रहा है। तो इसमें क्या कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बात ये है कि वैट तो ऐसा टैक्स है जिसपे आपको, क्योंकि डेटा सारा सामने है उनके अमेजोन में, सही है, इसमें यू कांट डू मच अबाउट इट ना। तो वैट पे जनरली मतलब इवन कोई 2 नंबर भी नहीं करता, सही है। कॉर्पोरेशन टैक्स में तो फिर भी लोग करते हैं, वहाँ पे भी रहते थे, लेकिन ये है कि वैट में तो 2 नंबर बहुत ही मुश्किल है, अनलेस आप कैश पे कोई सेल कर रहे हो, वो तो हो ही नहीं सकते कि आप अमेजोन पे काम कर रहे हो, सही है। आपके सारे रिकॉर्ड सामने, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बेस्ट ये था कि आपने पहले कैलकुलेशन कर ली होती और फिर आप प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट नहीं करते जो आपने प्रोडक्ट बेचा। सही है, तो अभी उसको पे करना पड़ेगा। उसको पे करना पड़ेगा। अच्छा, और डीएस के जो अकाउंट्स होते हैं जिनकी ऑलमोस्ट इतनी सेल होती है मंथली, तो उनके लिए कौन सा बेहतर है ऑप्शन? उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपकी 14,000 देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 12,500 पर मंथ है अगर आपकी, तो उसका मतलब आप 1.5 लाख हिट कर रहे हो ना, यानी आप 1.5 लाख हिट करोगे तो उसके बाद तो वैसे ही फ्लैट रेट अप्लाई नहीं होता, उसके बाद तो आपको रेगुलर स्कीम ही पे जाना पड़ेगा, तो 20% पे जाना पड़ेगा, आपको कोई ऑप्शन नहीं है, सही। So फ्लैट रेट पे जो फर्स्ट ईयर होगा 6.5 होगा। 6.5 होता है, मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है वो। पहले साल जो है फ्लैट रेट स्कीम पे आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट मिलता है, बोलते हैं 6.5%, सही है, लेकिन बाद में फिर 7.5%। ओके ओके। अच्छा, एक और चीज़, विड्रॉइंग प्रॉफिट्स, सही। पहली बात आई थिंक मैं ये कर लेता हूँ कि जो भी लोग काम कर रहे हैं ना अमेजोन पे, या कंपनी खोल के, यूएस में कंपनी है, यूके में, जहाँ पे भी कंपनी है ना, चाहे पाकिस्तान में भी, कंपनी से जो भी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो कंपनी की होनी चाहिए, पर्सनल नहीं होनी चाहिए, सही है। और उसके पीछे एक आपका बिजनेस रीज़न होना चाहिए आइडियली, सही है, कि यार मैंने जो भी ट्रांजैक्शन किए, क्या मैंने किसी सप्लायर को पेमेंट की है, या पेमेंट आई है मेरे पास तो मैंने कुछ बेचा है या लोन लिया है, क्या किया है एग्जैक्टली। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन किया करें वो उसके पीछे आप देख लिया करें कि भाई कोई बिजनेस रीज़न होना चाहिए मेरे पास। अगर आपको कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन करनी है, किसी को पैसे भेजने हैं, कोई शॉपिंग वॉपिंग यूके से करनी है, वॉट एवर ना,
उसके लिए आप ये कर लिया करें कि अपना पर्सनल बैंक अकाउंट खोल लिया करें वाइस के साथ ही। जब आप वाइस का अकाउंट खोलेंगे तो उसमें साथ ही आपका पर्सनल बैंक अकाउंट भी इजीली खुल जाता है। जो भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिसका कोई बिजनेस केस ही ना हो, बिजनेस रीजन ही ना हो, वो आप पर्सनल से कर लिया करें। इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज फिर बाद में जब अकाउंट्स बनाने पे आते हैं ना, जब एक चीज़ का बिजनेस रीजन ही नहीं है तो फिर वो आपको छिपानी पड़ती हैं या आपको कोई रोनी करनी पड़ेगी या कुछ इस तरह की टोपीबाजी करनी पड़ेगी। सही है, तो आपने बेस्ट ये है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करें वो बिजनेस ट्रांजैक्शन करें। सही है, और हर जितनी बड़ी कंपनी होती जाती है उतना आपको रियलाइज़ होगा। लेकिन क्योंकि देखें आपने एक बड़े इनके साथ आए हैं, आप इसमें अगर आप पीएल कर रहे हैं तो आपने आगे फ्लिप करना है, या इवन होलसेल कर रहे हैं तो जितनी बड़ी होती जाएगी कंपनी उतना फ़ायदा होगा। जितनी बड़ी होगी उतनी रेगुलेशन भी टाइट होती रहेगी आप तक। तो बेस्ट ये है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके पीछे एक डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। जैसे हर कंपनी में होता है कि यार एक कोई भी आप अगर SAP में जाते हैं किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में कोई भी ट्रांजैक्शन देखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एविडेंस होता है ना। यार आपने अगर कोई चीज़ पैसा आया है आपके पास तो क्यों आया है, कुछ बेचा है आपने, तो बेचा है तो इनवॉइस रेज किया नहीं किया। अनलेस अमेज़ॉन पे सब कुछ आपके पास अवेलेबल होगा वहीं से। अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो क्यों दिया है, कोई किसी कुछ आपने खरीदा है, किसी को लोन दिया है तो लोन का कोई एग्रीमेंट आपने बेसिक सा बनाया नहीं बनाया, कोई आपने अगर कुछ खरीदा है तो उसकी कोई इनवॉइस है आपके पास नहीं है। तो सब होना चाहिए बेस्ट, आपके पास सारी बुक कीपिंग आपके पास होनी चाहिए ताकि बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करेंगे तो आगे जाके कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें बेसिकली जो ट्रांजैक्शन की बात करें बिजनेस टू बिजनेस, तो उसमें एक बड़ा चैलेंज है कि वाइस से जो है वो पर्सनल पे ट्रांसफर होता है एंड देन कम टू पाकिस्तान। सो यू आर सेइंग कि वो एटलीस्ट नोट करें कि जो ट्रांजैक्शन होगी। इस पर मैं आता हूँ ना, अभी आपको थोड़ा क्लैरिटी देता हूँ। अच्छा, आप कंपनी आपने खोली, सही है, आपने काम स्टार्ट किया, आपका धंधा चलना शुरू हो गया, आपको प्रॉफिट आ रहा है, अब आपको पैसे निकालने हैं, सही है। तो पैसे कैसे निकालते हैं? लोग क्या करते हैं नॉर्मली, अपने पर्सनल अकाउंट में डालते हैं, पर्सनल अकाउंट से सीधा भेज दिए पाकिस्तान, खत्म, मेरे पैसे मैंने निकाल लिए। लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे, बिकॉज उसका कोई बिजनेस रीजन आपने बताया नहीं है। आपके एक कंपनी से, जैसे मैंने आपको बताया था, 2 तरह के ताल्लुक होते हैं, ये 3 तरह के ताल्लुक होते हैं कह रहे हैं। पहला ताल्लुक है आपका एज ए शेयर होल्डर, सही है। ये दूसरा ताल्लुक है आपका एज ए डायरेक्टर या फिर एम्प्लॉई, सही है। तीसरा एक और तरह का ताल्लुक हो सकता है, लेकिन वो आपका नहीं होगा अगर आपकी कंपनी है, वो ये होगा कि यार आप एज अ सप्लायर काम कर रहे हो, सही है। तो उसमें यह है कि अगर आप शेयर होल्डर हो कंपनी के, तो आप डिविडेंड लेते हो कंपनी से। यहाँ पे जो भी कोई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है उसको पता होगा कि यार मैंने शेयर लिया तो मुझे डिविडेंड मिलेगी। डिविडेंड क्या होता है कि आपकी कंपनी ने पैसा कमाया, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एडमिन, ऑपरेटिंग, हर तरह का एक्सपेंस लगा दिया, इंटरेस्ट दे दिया, टैक्स पे कर दिया। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से नॉर्मली डिविडेंड पे आउट होता है, सही है। तो अगर आपने कंपनी खोली है, आप शेयर होल्डर हो, आप उससे पैसा निकाल रहे हो, तो आपको एक तरीका ये है कि आप डिविडेंड निकाल सकते हो, लेकिन वो होगा प्रॉफिट पे जब टैक्स दे दोगे उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे निकाल सकते हो। इंटरेस्ट पे करने के बाद, मतलब इंटरेस्ट अगर होगा तो ना, मतलब हाँ, नॉर्मली तो होगा ही नहीं, लेकिन टैक्स पे करने के बाद, सही। मतलब PAT जिसको कहते हैं ना, PNL में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर एवरीथिंग बेसिकली, सही। उसके बाद आप टैक्स निकालेंगे, उसके बाद डिविडेंड निकालेंगे, सही। इसका इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ जब सैलरी पे आता हूँ, सही। डायरेक्टर जो है वो क्या होता है, एक मैनेजमेंट का पार्ट होता है कंपनी की, सही है। तो वो एम्प्लॉयड होता है ना, सैलरी मिल रही नहीं मिल रही, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। आप लोग कंपनी बोलते हैं, अपने ही देते होंगे अपने आप को सैलरी, वो बाद में भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट है कि जब आप कंपनी के अकाउंट्स बना रहे होंगे तो वो जो सैलरी है वो आपका एक्सपेंस है कंपनी का, उससे क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, यानी आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, सही। तो अगर आप सैलरी लेते हैं कंपनी से तो आप जो है कंपनी का प्रॉफिट कम करेंगे, और कंपनी का प्रॉफिट कम करके उस पर कंपनी को कम टैक्स दे दी होगी, सही। तो इसका एक ये इम्प्लीकेशन है। लेकिन इसके फिर ये होता है कि अगर आप पाकिस्तान मंगवाते हैं वैसे डिविडेंड के तौर पर, तो फिर उस पर शायद आपको टैक्स देना पड़े। मैं यहाँ का अकाउंटेंट नहीं हूँ तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन सैलरी पे ये होता है कि सैलरी में वहाँ पे जो भी डायरेक्टर है, सही है, यूके में, उसको यूके का टैक्स देना है, यूके के थ्रेशोल्ड्स के हिसाब से अपनी सैलरी पे टैक्स देना है। तो अगर अप टू 6,000 पाउंड्स ना, या 6,240 पाउंड्स, अप टू दैट अमाउंट यू कैन विड्रॉ फ्रॉम द कंपनी, सही, विच इज गोइंग टू बी नॉन टैक्सेबल, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी अगर आपका कंपनी का प्रॉफिट 6,500 पाउंड है, तो अगर आप 6,000 वैसे भी निकाल लेते हो ना, और आगे कहते हो कि मेरी सैलरी है मंथली और तो 6,000 आप निकाल लेते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सही।
इसमें ये होता है कि अगर 6,000 से ज़्यादा निकालना चाहते हो तो फिर आपको वहाँ पे जिसे कहते हैं PAY उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। यानी बेसिकली आप बताओगे HMRC को कि मेरे एम्प्लॉइज़ हैं जो टैक्स के थ्रेशोल्ड में आते हैं, तो उसकी एक अलग फाइलिंग होती है, एक सिस्टम लेना पड़ेगा, अकाउंटेंट के थ्रू आपको करना पड़ेगा। यहाँ अपने आप को सैलरी उस तरीके से देनी पड़ेगी, वरना आप जो है नॉन कंप्लाइंट हो जाओगे। सही, तो ये 6,000 पाउंड का थ्रेशोल्ड याद रखें कि वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, तीसरा तरीका ये होता है जो आप जो है कंपनी को, फॉर एग्जांपल आपकी 2 कंपनी पाकिस्तान की है, यूके की, आपने ये किया कि अपनी कंपनी पाकिस्तान की कंपनी से यूके की कंपनी को इन्वॉइस कर दिया। आपने बोला कि मेरे जो एम्प्लॉइज़ हैं या जो मेरे VAs हैं वो मेरे इस कंपनी के लिए काम करते हैं, तो सारा काम तो यहाँ पे हो रहा है, वहाँ तो सिर्फ जो है ना सेलिंग के लिए मैंने वो कंपनी फ्रंट है ना, तो मैं ये वाली कंपनी जो है पाकिस्तान वाली वो यूके की कंपनी को इन्वॉइस करेगी। सही है, और यूके की कंपनी जो है उसको पैसे देगी, तो इन्वॉइस भी होगी, उसका एक्सपेंस हो जाएगा, वहाँ उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, यहाँ पैसा आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, IT सर्विसेज जो हैं जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो दैट्स टैक्स फ्री, तो यू कैन गेट टैक्स फ्री इनकम एज वेल। इसमें एक थोड़ा इशू ये आता है कि यू कैन ओनली डू इट, मतलब एक रीजनेबल अमाउंट कर सकते हैं। सही है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सर्विस $5 की वैल्यू थी उसकी, आपने $50 ले लिया, उसके 50 पाउंड ले लिए। सही है, तो उसमें एक तरीका ये भी होता है कि भाई आपने अपने आसपास के लोगों को बुलाया, फैमिली मेम्बर्स को बुलाया, उसने इन्वॉइस कर लिया फ्रीलांसर के तौर पे, फ्रीलांसर भी इन्वॉइस कर सकता है। सही है, अब पैसा भिजवाना कैसे है, उसमें ये होता है कि सबसे बड़ा इशू जो है यूके में आपको आएगा कि वाइज जो है, वाइज का जो बिजनेस अकाउंट है वो पाकिस्तान पेमेंट नहीं अलाउ करता, तो अब उसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है मेरे दिमाग, मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन आई थिंक जो मुझे लगता है तरीका जो फॉलो होना चाहिए वो पेयरीर का अकाउंट बनाया आप। सही है, वहाँ के बिजनेस का, यूके का, और यहाँ पे जिस तरीके से आपने इन्वॉइस करना है उस कंपनी को, उसका पेयरीर का अकाउंट होना है कि पेनी टू पेनी ट्रांसफर हो जाएगा, वहाँ पे बिजनेस अकाउंट से डायरेक्ट पैसा आएगा। सही, यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर में भी आपने अपने पेनी से पैसे मंगवा लिए, यहाँ पे भी आ जाएंगे, वहाँ से भी आपको मसला नहीं होगा। वरना अगर आपने सैलरी निकालनी है तो सिंपली आप अपने इंडिविजुअल अकाउंट में डाल दें और ट्रांसफर कर लें, डिविडेंड भी निकाल लें तो भी मसला नहीं है, लेकिन उस पर फिर टैक्स का इम्पैक्ट आता है, वहाँ पे भी टैक्स देना पड़ता है आफ्टर सर्टेन नंबर, आई थिंक 1-2 हज़ार पाउंड तक इट्स फाइन, लेकिन फिर यहाँ पे भी शायद आपको देना पड़ सकता है। तो डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ की ना बेहतर हो, तो इसके बारे में कुछ अच्छा, मैं डायरेक्टर भी हूँ और शेयर होल्डर भी हूँ। हाँ, तो मैं दोनों काम दोनों कर सकता हूँ। सैलरी भी और डिविडेंड भी। दोनों कर सकते हैं। सही, तो डिविडेंड लेकिन फिर बाद में आ रहा होगा ना आपके हाँ, प्रॉफिट पे टैक्स देने के बाद। बिल्कुल। सही, अच्छा एक कुछ और चीज़ें जो मैं टच अपॉन करना चाह रहा था, वैट रजिस्ट्रेशन जब आप करवाते हैं, सही है, तो ऑब्वियसली इट्स डन विद HMRC, आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह क्या चाहिए होती है, पर्सनल, बिजनेस और फाइनेंशियल, क्या बिजनेस के क्या एड्रेस है, क्या नाम है, क्या नंबर है बिजनेस का, आपका नाम, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। सही, दिस इज समथिंग आई वांटेड टू टच अपॉन क्योंकि लोगों के सवाल होते हैं इस पर। फाइनेंशियल में बेसिकली वो तो नॉर्मली जो रजिस्टर करा रहा होता है वही डील कर देता है, लेकिन आप ये बता रहे हो HMRC को कि मेरी इतनी सेल हो रही होगी, लाख हो रही होगी पाउंड जब भी मैं करवा रहा हूँ, या 1.5 लाख हो रही होगी इसीलिए करा रहा हूँ साल की ना, तो क्या होता है कि जब आप रजिस्टर करा लेते हो वैट के लिए और आपने वैट रिटर्न फाइल नहीं किया होता, तो अपनी तरफ से कैलकुलेशन करके आपको बता रहे होते हैं कि आपने इतना बोला था तो उसके हिसाब से आपको इतना वैट बन रहा है। सही, आपने फाइल नहीं किया लेकिन हमारा असेसमेंट ये है तो आप इतने पेमेंट कर दो। तो दैट्स व्हाई दे टेक ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं उसके लिए पासपोर्ट चाहिए होता है, तो ऑब्वियसली यू शुड हैव अ पासपोर्ट whoever is operating in the UK। NIC भी चाहिए होता है और रेंटल एग्रीमेंट, सही, या वो रेंटल या लीज एग्रीमेंट। ये यूके का या पाकिस्तान का? पाकिस्तान का। इसमें HMRC में मेरा तो प्रैक्टिस यही है कि मैं जो है बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ क्या क्लाइंट की, उसमें मसला नहीं होता, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, साफ काम हो रहा होता है। इवन दो कंपनीज हाउस पे आपका डेटा कुछ और होगा, लेकिन HMRC इज नॉट टॉकिंग विद कंपनीज हाउस, तो वो नहीं होगा कि यार कंपनीज हाउस तो आपने बोला कि डायरेक्टर यूके में रहता है और